नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आपदा और प्रबंधन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोगों का उन क्लासेस में बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला और कुछ साथियों के उसमें एक इशू आया। कुछ साथी कह रहे हैं कि जैसे हमने सेकंड क्लास जो ली थी, तो सेकंड क्लास में हमने पीपीटी पे नहीं बल्कि इसी बोर्ड पे जो है एनोटेशन करके पढ़ाया था। तो कुछ साथियों ने बोला कि सर आप पीपीटी पे ही ऐसे पढ़ा दिया करिए, इस पे थोड़ा-सा कम कंफर्टेबल फ़ील होता है। तो उनसे हम थोड़ा-सा क्षमा चाहते हैं। देखिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को नोट्स भी चाहिए जो कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में हो। तो अगर हम ऐसी स्लाइड बनाएँगे जो कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में हो, तो वो प्रिंट अगर क्योंकि यहाँ पे 16:9 की जो स्लाइड बनती है, आपकी लैंडस्केप में बनती है। तो वो स्लाइड हम अलग बनाएँ और प्रिंटेबल फॉर्मेट वाला नोट्स जब अलग बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपको समय पे नोट्स भी नहीं मिल पाता है। ठीक है? और क्योंकि आपको सबको पता है कि अकेले ही हैं, जॉब भी है, ठीक है? सुबह-शाम में ही ये काम हो पाता है, सुबह-शाम और रात में, पूरे दिन तो जॉब में ही जाता है। तो इसीलिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं कि यहाँ पे पढ़ा देते हैं आपको बेहतरीन। जो इस पे मज़ा आता है पढ़ने में, माइंड मैप बना के, ऐसा आपको कभी भी पीपीटी में ये चीज़ें नहीं बन, क्योंकि देखिए पीपीटी में जैसे एक फ्लो नहीं होता है। हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में एक फ्लो आता है, पीपीटी में वो फ्लो नहीं आता। बाकी क्षमा चाहेंगे हमें, ठीक है? आपको पता है आप सबको पीपीटी से पढ़ने की आदत है। तो आगे जो क्लासेस होंगी वहाँ पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि अभी आपका पेपर बहुत नज़दीक है। तो हम सोच रहे हैं समय पे जितनी चीज़ें हो सके करा दें। अब पीपीटी अलग से बनाएँगे, प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स अलग बनाएँगे, तो बहुत टाइम लगेगा और जो चीज़ें हमें डिलीवर करनी है उसमें भी देरी हो जाएगी और टाइम आपके पास बहुत कम है, ठीक है? तो हम पढ़ा इस पे दे रहे हैं, बाकी पीडीएफ आज तक की जितनी क्लासेस आई हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसका हम एक कंबाइंड पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है? उसकी टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिलेगा बढ़िया से। उसको आप चाहें तो प्रिंट भी करा लेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा-सा कल की क्लास में जाएँगे कि कल हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि ये देखना ज़रूरी है। कल की क्लास से नया सब्जेक्ट है तो थोड़ा-सा रिलेशन बनाना ज़रूरी है चीज़ों में। तो कल हम जो बेसिक फ़ोकस किए थे वो हमारा फ़ोकस था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पे, यानी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट पे। हमने बताया था कि ये एक्ट आपका 2005 में आया था। कब आया था ये एक्ट? ये एक्ट अपना आया था 2005 में। तो जो हमारा ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आता है, इसकी पृष्ठभूमि बेसिकली कब बनती है? जब हम देखते हैं कि 2004 में एक भयानक सुनामी आती है, तो गवर्नमेंट को महसूस होता है कि हमें जो है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कोई और कानून लाना चाहिए, जिससे कि हम ऐसी भयानक आपदाओं से निपट सकें और थोड़ा-सा क्षति जो है कम हो। तो उसी के बाद हम देखते हैं कि अपना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आता है। कब ये पारित हुआ था? तो 23 दिसंबर 2005 को। इसके पहले जो दृष्टिकोण था भारत सरकार का आपदाओं के प्रति, वो रहता था राहत केंद्रीय अनुक्रिया। बट इसके बाद जो है जब हमारा ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आ गया, तो इसके बाद जो है क्या हो गया हमारा दृष्टिकोण? अग्र सक्रिय निवारण समन एवं तैयारी आधारित दृष्टिकोण, ठीक है? यहाँ तक की चीजें हमने कल देखी थी। उसके आगे भी हमने चर्चा किया था कि जब हमारा ये एनडीएमए एक्ट आया, तो इस एक्ट के तहत जो है 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसमें कि सबसे ऊपर आपका एनडीएमए होता था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती थी, ठीक है? ये एक्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है? और ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है? अथॉरिटी यहाँ पे लिख दें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अथॉरिटी, ठीक है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। हमने देखा ये 3 टियर आपका स्ट्रक्चर बनता है। ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस हम रिवीजन के लिए आपको बता रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्लियरिटी बने। फिर हम देखते हैं कि इसी के साथ जो है ये अथॉरिटीज़ तो बन जा सकती हैं, वित्तीय व्यवस्था का भी प्रावधान होता है और 2 प्रकार की निधियाँ इसमें होती हैं। एक होती है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ये फोर्स नहीं है, फंड है, कल भी बताए थे। क्योंकि देखिए वो है लास्ट में आपका जो फर्स्ट लेटर है वो ऐसा है, तो जो उसका शॉर्ट हो जाता है वो शॉर्ट नेम, वो चीज़ें सेम हो जा रही हैं। जैसे एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर, आप एफ से फोर्स भी हो जा रहा है, एफ से फंड भी हो जा रहा है, ए से एक्ट भी हो जा रहा है, ए से अथॉरिटी हो जा रहा है। क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं तो पूरी चीज़ें हम नहीं लिखेंगे, नहीं तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए, चीज़ों को याद करते चलिए। तो हमने देखा इसके तहत जो है 2 निधियाँ बनाई गई थी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और स्टेट में जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बना। ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन फिर हमारा आता है कौन सा? 15वां वित्त आयोग वो आता है। वो बोलता है केवल रिस्पांस ही पर्याप्त नहीं है, केवल रिस्पांस ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें रिस्पांस के साथ मिटिगेशन यानी कि न्यूनीकरण के लिए भी एक पृथक से जो है निधि बनानी चाहिए। एक पृथक से क्या बनाना चाहिए? फंड बनाना चाहिए। तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर एक संयुक्त फंड का गठन होता है, जिसका क्या नाम होता है? जिसका नाम होता है एनडीआरएमएफ, मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस एंड मिटिगेशन फंड, और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड मिटिगेशन फंड। इसमें जो है अब 2 चीजें शामिल हो गई थी। एक तो एनडीआर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड, ये तो था ही, और दूसरा क्या हो गया? नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ठीक है? तो ये 2 चीजें वैसे ही स्टेट में हो गई, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड। बहुत अच्छे से हमने समझाया था। फिर हमने बताया था कि जो ये है
स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड वर्तमान में तेलंगाना को छोड़ करके अभी तक की जानकारी के अनुसार बाकी सारे राज्यों ने इसका गठन कर लिया है। फिर हमने देखा कि जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, इस एक्ट के तहत जो है कई सारे संस्थान बनाए गए। एक तो आपके ये दो संस्थान, तो जो अथॉरिटी हो गई वो दो तो हो ही गई, कौन सी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसी के साथ में एक संस्थान बनाया गया था जिसका नाम था NIDM का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और उसके साथ जो है हमने देखा था कि NDRF का भी गठन हुआ था। NDRF का इसी एक्ट के तहत 2006 में क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसका आदर्श वाक्य था आपदा सेवा सदैव। इसमें कुल 16 बटालियन है जो कि कहां से आती हैं, जो कि BSF, CRPF, CISF, ITBP के जो प्रशिक्षित जवान होते हैं उनको जो है NDRF में लिया जाता है। फिर हमने देखा था कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी थी, NEC का भी गठन इसी एक्ट के तहत हुआ था। वो क्या थी, वो कार्यकारिणी समिति होती थी किसकी, NDMA की जो कार्यकारी समिति होती है उसको क्या बोला जाता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बोला जाता है। अब इतनी चीजें हम कल के क्लास में देखे थे जिसको हमने बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को रिवीजन करवा दिया। अब कुछ चीजें शुरू करते हैं। जैसे कल हमने जो देखा था आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उसी से आज चर्चा शुरू करते हैं क्योंकि उसके बारे में कुछ चीजें कल की क्लास में नहीं देख पाए थे। बस हमने ये देखा था कि इसकी स्थापना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हुई है। उस संस्थान का क्या नाम है, नेशनल, इसी से आज अपनी चर्चा शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एक सेकेंड, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। कल हमने देखा था कि इस संस्थान की स्थापना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NIDM, जिसकी स्थापना आपके उसी एक्ट के तहत 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हुई है। लेकिन क्या नहीं देखे थे हमने, इसका हेडक्वार्टर नहीं देखा था। इसका मुख्यालय कहाँ है यदि आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है नई दिल्ली। कहाँ है इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है आपके नई दिल्ली में। पहले पॉइंट ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कार्य ये क्यों है, ये संस्थान किस लिए है। तो ये संस्थान बेसिकली आपके आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन, मेन काम तो आपदा प्रबंधन है। तो आपदा प्रबंधन में ये क्या काम करेगा, आपदा प्रबंधन के लिए मानव संसाधन का विकास करेगा। मानव संसाधन का विकास करेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। मानव संसाधन का विकास का मतलब कि आपदाओं से निपटने के लिए, ठीक है, जो विभिन्न ट्रेनिंग देता है, लोगों को ट्रेनिंग देगा, उनको प्रशिक्षित देगा कि कहीं पे आपदा आती है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, कैसे चिकित्सीय सहायता करना है, कैसे लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाना है, कोई बेहोश हो गया है, कोई डूब रहा है, उनको कैसे बचाव करना है, तो लोगों को प्रशिक्षित करता है, ठीक है। कुशल मानव संसाधन का ये विकास करता है आपदाओं से निपटने के लिए, ठीक है। क्षमता निर्माण करता है, ठीक है, क्षमता निर्माण करता है। प्रशिक्षण का हमने काम बताया, प्रशिक्षण का कार्य करता ही करता है। रिसर्च का काम करता है, ठीक है, अनुसंधान का कार्य करता है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, ठीक है। इसी प्रकार के अन्य जो काम होते हैं वो ये करता है बेसिकली। इसमें दो चीजें आपको याद रखनी, नई दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई है, तो आपको याद करना है कि वही आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, ठीक है, 2005 के तहत जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था उसी के तहत इसकी भी स्थापना हुई है। ये हुई चीजें। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ अन्य चीजों को, ठीक है। अब आज की क्लास में जो हमारा बेसिकली फोकस होने वाला है वो फोकस होने वाला है आपदा प्रबंधन के लिए भारत में क्या कुछ और नीतियां हैं, कुछ भारत में जो नीतियां हैं, कुछ संस्थान हैं जो कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करते हैं, कुछ संगठन है, उनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले अभी एक एक्ट हम लोग पढ़े, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक एक्ट पढ़ा, उसके विभिन्न प्रावधान थे, उस विभिन्न प्रावधानों के तहत बहुत सारी निधियां बनाई गई, बहुत सारे जो है संस्थान बनाए गए और बहुत सारी अथॉरिटीज बनाई गई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। तो हमने पूरा एक्ट देख लिया, जितने फंड बनाए गए उसको देख लिए, बाद में हमने देखा कि क्या फंड में कुछ परिवर्तन हुआ उसको भी हमने देखा, संस्थान भी देख लिए, अथॉरिटीज भी देख ली। अब उसके अलावा कोई और जो नीति है भारत सरकार की आपदा प्रबंधन से, उन चीजों को हम देखेंगे। समझ रहे हैं आप कि हम पहुंच कहाँ रहे हैं, चल कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, दिमाग में क्लियर होनी चाहिए बातें। सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति की चर्चा करेंगे। कि किस नीति की चर्चा करेंगे, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति। और हम तो ये बोलेंगे कि ये एनोटेशन आप साथ में कॉपी में ऐसे रफ उठाया करिए, करते चला करिए, तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, चीज़ें याद होती हैं। क्लास देखने से चीज़ें नहीं याद होती। हम कई बार बोल चुके कि केवल क्लास मत देखा करिए, साथ में पेन कॉपी लिए रहा करिए, इन चीज़ों को लिखते रहा करिए, क्योंकि पीडीएफ चाहे आपको जितना दे दिया जाएगा, जो आप देखिए एक फ्लो बनाएंगे, जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं ना तो उसमें एक फ्लो रहता है, पीडीएफ में वो फ्लो नहीं रहता, पीडीएफ में फैक्ट रहता है। और जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो फ्लो रहता है, फ्लो के साथ आप अपनी कॉपी में एक माइंड मैप क्रिएट करते हैं और दिमाग में चीज़ें वैसे याद हो जाती हैं। तो आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, ये नीति कब आती है, आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा। तो ये नीति आती है 2009 में। क्यों आती है ये नीति, तो जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है, आपदा प्रबंधन जो आपका अधिनियम है 2005 वाला,
उसी के अनुसरण में ये नीति आती है, उसी के अनुसरण में। अनुसरण का क्या मतलब है? अनुसरण का मतलब है, देखिए ये एक एक्ट था, ठीक है। अब इस एक्ट को धरातल पर लाने के लिए जो भी विभिन्न प्रकार की आपदाएं आएंगी, किस आपदा में हम क्या चीजें करेंगे, यानी कि आपदाओं के से निपटने के लिए एक समग्र रूपरेखा प्रदान करने के लिए जो इस एक्ट का कानून था, इसी कानून के तहत जो है समग्र रूपरेखा बनाने के लिए, समग्र रूपरेखा किसके लिए? समग्र रूपरेखा, तो आपदाओं से निपटने के लिए, आपदाओं से निपटने के लिए, आपदाओं से निपटने के लिए। चीजें समझ में आई? कि आपसे पूछा जाए कि आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति क्यों आई, तो आपदा देखिए 2005 में एक्ट आ चुका है। अब उस एक्ट को जो है धरातल पर लाने के लिए, समग्र रूप से आपदाओं से निपटने के लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो तो एक्ट था। अब एक्ट के समझिए एक्सप्लेन के लिए कि किस क्षेत्र में हम क्या काम करेंगे, उसका एक्सप्लेन है ये, ठीक है। जो नीति है वो उस एक्ट के जो प्रावधान है उनका एक्सप्लेन है, ठीक है। बस इतना छोटी सी बात समझिए। तो उसी एक्ट के लिए ये नीति बनाई गई, उसी एक्ट को अच्छे से लागू करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है, एक बात और आपको याद रखना है, इसमें यही 2 पॉइंट याद रखना है कि ये इसके अनुसरण के लिए आई थी, पहली चीज। दूसरी चीज कब आई थी? 2009 में, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट आज का हमारा है, जो दूसरा है वो एक योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। इसके बारे में भी सबसे पहले तो यही याद रखना है कि कब आई। तो कब आई? तो ये योजना आपकी आती है 2016 में। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, 2016 में आती तो है, उसके साथ ही साथ यह आपदा प्रबंधन के लिए देश में तैयार की गई पहली राष्ट्रीय योजना है। देश में तैयार की गई पहली राष्ट्रीय योजना है आपदा, इसको लिख लीजिए पॉइंट, आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए देश में तैयार पहली राष्ट्रीय योजना, देश में तैयार की गई पहली राष्ट्रीय योजना। अगर हम लिख सकते हैं आपके साथ क्लास में तो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको पीडीएफ नहीं देना चाहते इसलिए बोल रहे हैं कि आप लिखें, नहीं, बल्कि लिखेंगे ना तो याद बेहतरीन तरीके से होता है। पीडीएफ तो हम आपको देंगे ही, लेकिन हम देखिए बार बार फोकस कर रहे हैं कि पेपर में ऐसा ना हो कि पढ़ा तो हम दे रहे हैं सब, और पेपर आप दे के आएंगे ना तो फिर आके हमें गाली देंगे कि आपका पढ़ाया हुआ आया नहीं। आएगा, लेकिन आपको वहां पे याद नहीं रहेगा अगर आप मेहनत से याद नहीं करेंगे चीजों को, ठीक है। सबका पढ़ाया हुआ आता है, क्योंकि कंटेंट वही है, किताबों में वही है। बस यही है कि कोई थोड़ा सा कम पढ़ाएगा, कोई थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाएगा, कोई थोड़ा सा और रिसर्च करके चीज़ों को पढ़ाएगा, कोई थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएगा। लेकिन ये कह दें कि कहीं से कुछ आता ही नहीं है, तो हर जगह से आता है, बस फोकस करके पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या याद रखना है कि देश में तैयार की गई पहली राष्ट्रीय योजना है आपदा प्रबंधन के लिए, ठीक है। पहली राष्ट्रीय योजना है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। ये क्यों आई थी? तो देखिए हम अभी पढ़ेंगे, सेंदाई फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, ठीक है। आपदा न्यूनीकरण के लिए वैश्विक स्तर पर एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, जिसका अभी वैश्विक स्तर का जो प्रयास है उसको आगे देखेंगे। अभी हम भारत की नीतियों, भारत के संगठनों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सेंदाई फ्रेमवर्क आपका जो आता है, सेंदाई फ्रेमवर्क क्यों था, क्यों आया था? तो ये जो है बेसिकली आपदा न्यूनीकरण के लिए आया था। आपदा न्यूनीकरण के लिए, आपदा न्यूनीकरण का मतलब सीधी सी बात है कि आपदाओं को कम करने के लिए, उस, ठीक है, आपदा न्यूनीकरण के लिए आया था। और इस सेंडाई फ्रेमवर्क का हस्ताक्षरकर्ता भी भारत था। तो जो सेंडाई फ्रेमवर्क की प्रतिबद्धताएं थी उसको लागू करने के लिए भारत ने ये आपदा प्रबंधन योजना जो है 2016 में लाई थी, ठीक है। ये सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 की अवधि के लिए था, जिसमें कि आपदा न्यूनीकरण पर फोकस करना था। तो इसी आपदा के न्यूनीकरण के लिए भारत ने सेंडाई फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी उसका हस्ताक्षर करता देश था, तो ये भी बोला कि हम भी कुछ करेंगे। तो इसी के लिए जो है लाता है आपकी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016, जो कि देश में तैयार की गई पहली राष्ट्रीय योजना थी। इसके बारे में ये पॉइंट याद रखना है बस, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है, अगली चीज जो हम डिस्कशन करेंगे वो है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा। तो जो आपका आपदा जोखिम न्यूनीकरण है, तो प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा है, ये कब आता है? तो ये आपका आता है 2016 में। प्रधानमंत्री वर्ड जुड़ा है, तो सीधी सी बातें रखिएगा, याद रखिएगा कि इस यदि आपको पूछा जाए कि ये किसके द्वारा लाया गया, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2016 में जो है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2016 में एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ये एजेंडा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 2016 में कहाँ पे प्रस्तुत किया गया? तो एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ये 10 सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया गया। अब इस 10 सूत्रीय एजेंडा में क्या क्या मुख्य बिंदु हैं? हम 10 सूत्रीय एजेंडा में, यानी कि बेसिकली 10 सूत्र हैं, 10 सूत्र का मतलब 10 एजेंडा हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम भारत को 2030 तक आपदा प्रतिरोधी बना सकते हैं, ठीक है। इन 10 सूत्रों का उद्देश्य क्या था? तो भारत को 2030 तक आपदा प्रतिरोधी बनाया जा सके, 2030 तक आपदा प्रतिरोधी बनाया जा सके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रतिरोधी
बनाया जा सके। पीपीटी में आपको सारे जो है 10 जो सूत्र हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है, 10 जो 10 पॉइंट है वो मिल जाएंगे, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं शॉर्ट में। पहला जो सूत्र था वो था विकास में एकीकरण। क्या था? विकास में एकीकरण। विकास में एकीकरण का क्या मतलब है कि सभी विकास क्षेत्र, जैसे जहां पे भी हम डेवलपमेंट का काम करते हैं, कोई सड़क बना रहे हैं, कोई अस्पताल बना रहे हैं, कोई स्कूल बना रहे हैं, तो जब हम विकास कर रहे हैं तो विकास करते टाइम, यानी कि सड़क, स्कूल, कोई भी निर्माण करते टाइम, कोई भी विकास का काम करते टाइम हमें आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाना है। स्कूल बना रहे हैं तो वहां पे आपदा जोखिम कम करने का जो प्रबंधन के सिद्धांत हैं कि कोई भी आपदा आए तो वो स्कूल झेल ले, ऐसा ना हो कि भूकंप आए गिर जाए, ठीक है, छोटी छोटी कोई आपदा आ जाए तो उस स्कूल का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाए। तो बेसिकली विकास करते समय हमें आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाना है। पहला जो इसका सूत्र था वो यही था। दूसरा सूत्र क्या था? दूसरा सूत्र था रिस्क कवरेज। रिस्क कवरेज का क्या मतलब है कि जो गरीब परिवार हैं, ठीक है, या जो छोटे छोटे व्यवसायी होते हैं, जब कोई जो है आपदा आती है तो उनका क्या होता है, उनकी आजीविका नष्ट हो जाती है, उनका रोजगार चला जाता है, यानी कि उनका जीवन तहस नहस हो जाता है पूर्णतः। तो रिस्क कवरेज में यही था कि जो गरीब परिवार हैं, छोटे व्यवसायी हैं, ठीक है, और भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन तक जो है रिस्क जो बीमा होता है, जैसे कि कोई दुर्घटना हो गई, सिंपल सा उदाहरण समझिए, जैसे कोई आप कार जा रहे हैं, कार दुर्घटना हो जाती है, तो अगर आपका बीमा है तो आपको क्या हो जाता है, इंश्योरेंस मिल जाता है, तो आपकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। तो दूसरा उद्देश्य यही था कि हर व्यक्ति को जो है रिस्क कवरेज से ढका जाए, ठीक है, रिस्क कवरेज तक सबकी पहुंच हो, वो चाहे गरीब छोटा किसान हो, छोटे व्यवसायी हो, या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो बड़ी बड़ी, ठीक है, सबको, क्योंकि क्षतिपूर्ति रहेगी तो उनके लिए आपदा से रिकवर करने में उस व्यक्ति के लिए, उस कंपनी के लिए आसानी होगी। तीसरा था कि महिलाओं को नेतृत्व, ठीक है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व स्वीकार किया जाए, यानी कि आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी लाई जाए, ठीक है। चौथा क्या था कि जोखिम का मानचित्रीकरण, मतलब कि वैश्विक जो स्तर पर जो आपदा है उसके जोखिम जोखिम की एक मैपिंग की जाए, यानी कि कहाँ पे किस प्रकार की आपदाएं की आ सकती हैं, उस प्रकार का एक मैप बनाया जाए, ठीक है। तो जोखिम मानचित्रण, ये याद करना है, जोखिम मानचित्रण। जोखिम मानचित्रण, जोखिम मानचित्रण का क्या अर्थ है कि वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम की मैपिंग करना, ठीक है, वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम की मैपिंग करना। चौथा जो पॉइंट था इसका ये था। पांचवा पॉइंट क्या था? पांचवा पॉइंट ये था इसका कि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, जैसे आपदा प्रबंधन के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र में जो है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इनकी इफिशियंसी, अपने प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है उनका लाभ उठाना, ठीक है, आधुनिक जो नई टेक्नोलॉजी है उसका यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपदा प्रबंधन में हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, जैसे अब हम क्या, आधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभ उठाने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी चक्रवात का गठन हो रहा है, कोई चक्रवात का निर्माण हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, तो हमारे बहुत सारे उपग्रह हैं जो कि पहले से ही उस स्थिति के बारे में हमें बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है एक चक्रवात बन रहा है। तो अब क्या करते हैं, वो डेटा जब हमको मिलता है तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए जो है आपदा पूर्व जो है तैयारी कर लेते हैं, वहां के लोगों को हटाने लगते हैं कि हाँ इस इधर से ये चक्रवात आएगा, यहाँ यहाँ का क्षेत्र प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए जैसे हमने पता कर लिया कि हाँ उड़ीसा का, तमिलनाडु का ये क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होगा, वहां से हमने लोगों को हटा लिया, ठीक है। तो ये हुई नई टेक्नोलॉजी का यूज। जैसे मान लीजिए कहीं बाढ़ आई, कोई बहुत टापू पे फंसा है, चारों तरफ पानी है, उसके पास खाने की चीज नहीं है, तो नई टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे पास ड्रोन्स है, हमने ड्रोन से जो है खाना लिया और उसको भेज दिया। इसी प्रकार की जो आधुनिक तकनीकें जैसे एआई टेक्नोलॉजी या फिर जो नए नए तकनीकें हैं उनको हम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनका यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो आप प्रयास हैं उनकी इफिशियंसी, उनकी दक्षता बढ़ेगी, ठीक है। छठवां क्या था? छठवां था कि विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करना, किसके लिए? आपदा प्रबंधन से संबंधित अध्ययन हेतु विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क का विकास करना, ठीक है, जो इस क्षेत्र में अध्ययन करें, रिसर्च करें। जब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ज्यादा रिसर्च होगी, ज्यादा अध्ययन होगा, तो हमें भी आपदाओं से निपटने के लिए ज्यादा नॉलेज मिलेगा, ज्यादा नॉलेज मिलेगा तो आपदाओं से होने वाली क्षति जो है कम हो जाएगी अपने आप। तो क्या है छठवां कि विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, किस लिए? आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना, ठीक है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना करना आपदा प्रबंधन के अध्ययन के लिए, आपदा प्रबंधन के अध्ययन के लिए, ठीक है। अब आपदा प्रबंधन का क्षेत्र अपने आप में बहुत विस्तृत हो जाता है, ठीक है। आगे सातवां पॉइंट क्या था इसका? सातवां सिंपल सी बात थी कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सोशल मीडिया, एक सेकेंड, सोशल मीडिया और मोबाइल की टेक्नोलॉजी का यूज करना, सोशल मीडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज करना, ठीक है। सातवां हो गया। आठवां आपका क्या था कि स्थानीय क्षमता का निर्माण करना, ठीक है। इस स्थानीय क्षमता के विकास का क्या मतलब है? स्थानीय क्षमता और स्थानीय पहल का मतलब ये है, स्थानीय पहल, जैसे देखिए
आपदा जैसे मान लीजिए आपकी आ रही है, बाढ़ आ रही है बिहार में, या फिर चक्रवात आ रहा है उड़ीसा में, तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनके अंदर ये क्षमता विकसित करना कि जैसे कि बहुत जब लोकल लोगों के अंदर जब ये क्षमता विकसित होगी तो वो फटाक से आपदाओं में क्या करेंगे, आपदाओं से बचने की कोशिश करेंगे। जब जहाँ पे आपदा आने वाली है, वहाँ के लोकल्स को, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी हैं, उनको जो है प्रशिक्षित करना, उनकी क्षमता और उनकी दक्षता बढ़ाना, उनकी क्षमता और दक्षता बढ़ाना, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए चक्रवात आना है, तो एनडीआरएफ, मान लीजिए लोकल वहां पे कोई आपदा आ गई आपके आपके गांव में, ठीक है, छोटी सी बात, आपके गांव में कोई आपदा आ गई। अभी आपके यहाँ मान लीजिए कोई भी जो गवर्नमेंट की जैसे एनडीआरएफ है, ठीक है, एनडीआरएफ मान लीजिए आपके यहाँ आने में टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत दूर है। तो अब अगर लोकल्स को, जो आपके यहाँ लोकल अथॉरिटी है, जो आपके लोकल लोग हैं, उनके समन्वय के माध्यम से, सामुदायिक समन्वय के माध्यम से, लोकल अथॉरिटीज के माध्यम से आप लोगों को प्रशिक्षित कर दिया जाए कि जैसे बाढ़ में आने में क्या करना है, ठीक है। जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको भी प्रशिक्षण दे दिया जाए, जो लोकल अधिकारी हैं उनको भी प्रशिक्षण दे दिया जाए कि हाँ, बाढ़ आए तो आप ये छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि हमें आपदा बचाव में, राहत का काम करने में आसानी होगी। तो समझिए यहाँ पे स्थानीय पहल का क्या मतलब है। स्थानीय पहल का सीधा सा मतलब है कि स्थानीय क्षमता का विकास करना, जो वहाँ पे स्थानीय अथॉरिटीज हैं, स्थानीय लोग हैं, ठीक है, उनकी जो है क्षमता का, उनकी दक्षता बढ़ाना, ताकि वो आपदा से निपटारा करने में उनको आसानी मिल सके, ठीक है। ये 8वां पॉइंट हो गया। 9वां पॉइंट क्या है? 9वां पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय तालमेल, मतलब आपदा के समय अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया में सामंजस्य और सहयोग बढ़ाना, ठीक है। आपदा आई तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का सहयोग होना चाहिए, एक देश दूसरे देश का सहयोग करें। जैसे भारत का तो वैसे भी विश्व बंधुत्व की भावना है, चाहे नेपाल में भूकंप आ जाए, ठीक है, चाहे आपके श्रीलंका में कुछ हो जाए, ठीक है, कहीं पे भी कुछ होता है। जैसे अभी ईरान में युद्ध चल रहा है, तो ईरान में भी हमने दवाइयां भिजवाई, यूक्रेन में भी हम दवाइयां भिजवाएं। तो इस ऐसे ही सहयोग की, कोई भी देश आपदा में है, आपदा की स्थिति में है, तो दूसरे देश उसका सहयोग करें, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय तालमेल और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का बढ़ावा देना, ये आपकी अगली पहल है, ठीक है। उसके बाद अब जो इसका अगला 10वां पॉइंट था, वो ये था कि सीखना है हमें। सीखने का क्या मतलब है? जैसे अगर कोई आपदा आ गई, तो आपदा जब आती है तो उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। आपदा आई, उसमें हमने नई नई चुनौतियां देखी। अब जब नई नई चुनौतियां देखी, तो उन नई नई चुनौतियों का क्या, हमने सोल्यूशन भी ढूंढा। तो ये क्या है? ये है सीखना। तो प्रत्येक आपदा के समय हमें सबक लेना चाहिए कि भविष्य में की जो नीतियां बनने वाली हैं वो बेहतर हो सकें। जैसे हम, कोई आपदा आ गई, आपदा आने के बाद हम वहां पे राहत बचाव काम के लिए, तो हमें असहजता महसूस हुई कि अरे हमारे पास ये संसाधन नहीं है, हम ऐसा होता तो ऐसा कर लेते। तो अब यहाँ पे जो सीख रहे हैं, इस सीख को हम जब भविष्य में जो नीतियां बनेंगी वहां पे हम लागू करेंगे। बेसिकली एक लाइन में कहें तो यह सुनिश्चित करना कि किसी आपदा के समय हमारा सीखने का अवसर व्यर्थ ना जाए। यानी कि आपदा आई है, लेकिन हम आपदा में भी कुछ चीजों को सीखेंगे और भविष्य में उन चीजों को लागू करेंगे, जिससे कि वही बात है कि आपदा प्रबंधन में क्या, हमें हमारा जो सिस्टम है आपदा प्रबंधन वाला, हमारी जो नीतियां, हमारा जो कानून है, वो और मजबूत बनेगा। तो हमने देखा ये 10 चीजें देखी कि फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये बड़ा टॉपिक हो गया। हमने देखा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रधानमंत्री का 10 सूत्री एजेंडा आता है 2016 में, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था कि भारत को 2030 तक आपदा प्रतिरोधी बनाया जा सके। सबसे पहला इसमें पॉइंट था विकास में एकीकरण। दूसरा हमने देखा रिस्क कवरेज, सभी को रिस्क मिले, महिलाओं का नेतृत्व, जोखिम क्षेत्रों का मानचित्रीकरण हो, ठीक है। आपदा प्रबंधन के प्रयास में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाए, विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, नेटवर्क बनाया जाए, सोशल मीडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, स्थानीय पहल यानी कि स्थानीय दक्षता का विकास किया जाए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बढ़ावा दिया जाए। और 10वां सीखना। ये 10 पॉइंट हो गए आपके 10 सूत्रीय कार्यक्रम के। यहां तक की चीजें समझे? अभी तक हमने 3 चीजें देखी। पहली देखी हमने क्या देखा? आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति देखी, जो 2009 में आई। किसके लिए आई थी? अनुसरण के लिए आई थी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के, ठीक है। उसको जो है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 था, उसको समग्र रूप, ठीक है, समग्र रूप से एक रूपरेखा तैयार करने के लिए आपदाओं से निपटने हेतु आपका जो है आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009 आई थी। फिर हमने देखा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 आई। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रधानमंत्री का 10 सूत्री एजेंडा। 3 चीजें हम देख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की क्लास में। अब हम कुछ वैश्विक प्रयासों को देखेंगे, ठीक है। बेसिकली अब जो भारत के जितने प्रयास थे, जो नीतियां थी, जो कानून थे, उसको हमने समझ लिया। अब हम कुछ वैश्विक प्रयासों को देखेंगे, ठीक है। आपदा प्रबंधन के लिए जो वैश्विक प्रयास हुए हैं, अब उनको देखेंगे। इन प्रयासों में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है, 3 प्रयासों को देखेंगे। सबसे पहले हम सेंडाई फ्रेमवर्क देखेंगे। सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। अभी समझते हैं क्या है। कुछ चीज़ों को तो हम समझा भी दिए हैं, इसको भी लास्ट वाली जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वहाँ पे। और इसके अलावा पेरिस समझौता हम लोग जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। तो वहाँ पे हमने इसके बारे में बताया था, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। एक लाइन है इसके बारे में बता देंगे। अगला जो है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। ये 3 जो हैं, ये इन्हीं 3, सबसे पहले इन 3 जो है चीज़ों को हम देखेंगे। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, सबसे पहले इसी पे चर्चा करेंगे। तो हमने बताया कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, सबसे पहले याद करिए ये पॉइंट कि ये सेंडाई है कहाँ।
इसका सेंडाई फ्रेमवर्क क्यों इसका नाम पड़ा? तो सब इसका नाम इसलिए पड़ा सेंडाई फ्रेमवर्क कि 18 मार्च 2015 का समय था। 18 मार्च 2015 में यूनाइटेड नेशंस का जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन चल रहा था, उसका तीसरा सत्र, थर्ड सत्र चल रहा था किसका? संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन का, संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन का तीसरा सत्र चल रहा था। और ये सत्र कहाँ चल रहा था? तो आपका ये सत्र चल रहा था जापान में, एक जगह है जिसका नाम है सेंदाई। सेंदाई या फिर इसको सेंडाई दोनों बोलते हैं, ठीक है, सेंडाई। ये हो गया। अब ये सत्र यहाँ पे चल रहा था, तो इसी सत्र के दौरान जो है एक फ्रेमवर्क बनाया गया, एक फ्रेमवर्क बनाया गया किसके लिए? आपदा के न्यूनीकरण के लिए, और जिसका नाम हुआ आपदा न्यूनीकरण के लिए, आपदा न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क, आपदा न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क। और ये था आपका 2015 से 2030 की अवधि के लिए, ठीक है। यहां तक पहले एक बार समझ लेते हैं। फिर हमने बताया कि सेंदाई फ्रेमवर्क क्या है। तो सेंदाई फ्रेमवर्क जो है 18 मार्च 2015 को जो है हस्ताक्षर हुआ तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन के दौरान। और चूंकि ये जो सम्मेलन हो रहा था जापान के सेंदाई में हो रहा था और ये फ्रेमवर्क भी वहीं पे हस्ताक्षरित हुआ, तो इसीलिए इसको उसी के नाम पे रख दिया गया कि सेंदाई फ्रेमवर्क। सेंदाई फ्रेमवर्क क्यों बोला गया? क्योंकि जापान के सेंदाई नामक स्थान पर हस्ताक्षर हुआ। और ये किस लिए था? तो ये आपदा न्यूनीकरण के लिए था, आपदा न्यूनीकरण के लिए था, तो इसीलिए इसका नाम हो गया आपदा न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क। इसमें क्या क्या प्रमुख चीजें थी? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि आपदा जोखिम में व्यापक कमी लाना। क्या था? पहली बात थी कि आपदा जोखिम में व्यापक कमी लाना, आपदा जोखिम में व्यापक कमी लाना। दूसरा क्या पॉइंट था? दूसरा पॉइंट था कि जीवन की रक्षा करना। ये कुछ प्रमुख पॉइंट्स है, ठीक है। आपदा के दौरान जीवन की रक्षा करना, जीवन के साथ ही आजीविका की भी रक्षा करना, लोगों की आजीविका के साथ लोगों के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करना, ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करना। तो ये था जो है आपदा न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर से एक बार आपको बता रहे हैं, सेंदाई फ्रेमवर्क 18 मार्च 2015 को आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन का जो है तीसरा सत्र चल रहा था। कहाँ पे चल रहा था? तो जापान के सेंदाई में चल रहा था। उसी दौरान जो है आपदा न्यूनीकरण के लिए जो है एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया गया और उस फ्रेमवर्क को जाना गया आपदा न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये किस अवधि के लिए है? तो ये 2015 से 30 की अवधि के लिए। क्यों है? तो बेसिकली सबसे वही छोटी छोटी चीजें हैं कि आपदा जोखिम में व्यापक कमी आए, लोगों के जीवन की रक्षा हो, लोगों की आजीविका की रक्षा हो और स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखा जा सके आपदा के दौरान, ठीक है। सेंदाई फ्रेमवर्क के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। एक बात इसके बारे में और याद रखनी है। अब इसके पहले भी कोई फ्रेमवर्क था, मतलब इसके पहले भी तो कुछ रहा होगा। इसके पहले था ह्यूगो फ्रेमवर्क। क्या था? ह्यूगो फ्रेमवर्क था। ये फ्रेमवर्क भी आपदा न्यूनीकरण के लिए बनाया गया था और ये इसकी जो अवधि 2005 से 15 के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया था, क्योंकि अब 15 में ये फ्रेमवर्क की अवधि समाप्त हो रही थी, तो फिर इसी के स्थान पे लाया गया आपका सेंदाई फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके स्थान पर क्या लाया गया? सेंदाई फ्रेमवर्क। तो आपसे पूछा जाएगा सेंदाई फ्रेमवर्क को किसके स्थान पर लाया गया? तो ह्यूगो फ्रेमवर्क के स्थान पर लाया गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या भारत सेंदाई फ्रेमवर्क के, इसके बारे में यहां लिख देते हैं, भारत भी जो है वो सेंदाई फ्रेमवर्क का हस्ताक्षर करता है, ठीक है। भारत इसका क्या है? हस्ताक्षर करता, भारत हस्ताक्षर करता है। इस यहीं पे हस्ताक्षर करके जब भारत वापस आया तो भारत ने क्या किया? भारत ने अपने यहाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाई, जिसकी अभी हम चर्चा ऊपर कर चुके हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, ठीक है। अब हम पेरिस समझौते में चलते हैं। पेरिस समझौते के बारे में कुछ नहीं याद रखना है, क्योंकि हमने इसके बारे में सारी चीजें आपको पहले से ही पढ़ाई हुई है। पेरिस समझौता आपसे पूछा जाए कब हुआ, तो पेरिस समझौता होता आपके 2015 में है। क्यों होता है? तो क्यों के बारे में आपको यही एक पॉइंट याद रखना है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करके आपदा जोखिम कम करना, यानी कि जलवायु परिवर्तन से जो आपदा जोखिम आ रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम किया जाए और उससे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन के कारण जो आपदाएं आ रही हैं उनका भी प्रभाव कम हो जाएगा। तो पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करके आपदा जोखिम को कम करना। कब हुआ? तो 2015 में, ठीक है। ये चर्चा हम आपके इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में भी कर चुके थे। उसके बाद है हमारा अगला यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। ये क्यों आया? तो ये आपका आया जो है, जो हमें अभी यहाँ पे देखा सेंदाई फ्रेमवर्क, तो इसी सेंदाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए, किसके लिए? कार्यान्वयन के लिए इसी सेंदाई फ्रेमवर्क के यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सेंदाई जो फ्रेमवर्क अभी हमने देखा हस्ताक्षर हुआ जिसपे, इसी सेंदाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए जो है नेतृत्व और समन्वय का विकास करना, देशों के मध्य नेतृत्व और समन्वय का विकास करना, इसीलिए आपका आया यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन।
ये क्यों आया? तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि सेंदाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए क्या आया आपका, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई। अभी हमने 3 प्रयासों को देखा वैश्विक स्तर पर, सेंदाई फ्रेमवर्क, पेरिस समझौता और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सेंदाई फ्रेमवर्क और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक दूसरे से संबंधित हैं। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए लाया गया, ठीक है। अब क्या इसके अलावा भी कुछ हम प्रयासों को देखेंगे? तो हाँ बिल्कुल, कुछ इसके अलावा भी हम वैश्विक स्तर पे होने वाले प्रयासों को देखेंगे, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद अब अगला प्रयास जो हम देखेंगे वो है हमारा आपदा न्यूनीकरण और पुनर्प्राप्ति के लिए वैश्विक सुविधा, यानी कि ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी, जिसको कि शॉर्ट में बोला जाता है GFDRR। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? मतलब कि ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी के बारे में क्या याद रखना है आपको? कुछ नहीं याद रखना है, सब इसके नाम में लिखा है। क्या है ये? ग्लोबल फैसिलिटी है, किस लिए? फॉर, किस लिए? डिजास्टर रिडक्शन, यानी कि आपदा के रिडक्शन के लिए, एंड रिकवरी, आपदा के बाद जो होने वाली रिकवरी है उसके लिए, और आपदाओं के रिडक्शन के लिए, इसी के लिए है। जो याद करना है वो ये है कि ये जो है ये फैसिलिटी किसके द्वारा है? तो ये फैसिलिटी जो है वर्ल्ड बैंक जो होती है आपका, वर्ल्ड बैंक द्वारा ये फैसिलिटी संचालित है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा संचालित। तो पेपर में आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि आपदा न्यूनीकरण और पुनर्प्राप्ति के लिए जो वैश्विक सुविधा है वो किसके द्वारा संचालित होती है, ठीक है। आपदा न्यूनीकरण और पुनर्प्राप्ति के लिए वैश्विक सुविधा किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित की जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और अगला पॉइंट इसमें क्या याद रखना है? अगला पॉइंट ये याद रखना है कि इसका जो उद्देश्य है वो है विकासशील देशों का सहयोग करना। ये याद रखना है कि किसका सहयोग करता है? तो विकासशील देशों का सहयोग करना, विकासशील देशों का सहयोग करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये इसका उद्देश्य हो गया। विकासशील देशों का सहयोग तो कर रही है, किस लिए सहयोग कर रही है? अगली चीज ये है, तो वही आपदा जोखिम के प्रबंधन के लिए, आपदा जोखिम के प्रबंधन के लिए विकासशील देशों का सहयोग करेगी, ठीक है। पहला तो प्रबंधन हो गया। दूसरा क्या हो गया? रिकवरी में सहयोग करेगी, यानी कि आपदा के बाद रिकवरी में सहयोग करेगी, आपदा के बाद रिकवरी में सहयोग करेगी, आपदा के बाद रिकवरी में सहयोग करेगी, ठीक है। उसके बाद जो जनरल पॉइंट्स हैं कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में भी उनका सहयोग करेगी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में भी सहयोग करेगी, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में भी सहयोग करेगी। किसका सहयोग करेगी? तो विकासशील देशों का। ये याद रखनी है कि सहयोग किसका हो रहा है? विकासशील देशों का। किसके द्वारा हो रहा है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये हो रहा है। किस आपके फैसिलिटी के तहत हो रहा है? तो फैसिलिटी का नाम है ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी, हिंदी में आपदा न्यूनीकरण और पुनर्प्राप्ति के लिए वैश्विक सुविधा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित की जा रही, और विकासशील देशों का सहयोग किया जाता है आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए, आपदा के बाद रिकवरी में, और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में, ठीक है। इसके बारे में याद रखना है, भारत भी एक विकासशील देश है, तो भारत जो है इसका सदस्य बनता है। भारत जो है 2013 में, भारत 2013 में इसका सदस्य बनता है। अब आप बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, कंटेंट की क्वालिटी कैसी है? क्या ऐसा कंटेंट आपको कहीं और मिल रहा है? इतना सुव्यवस्थित तरीके से एक एक चीजें आपको, ठीक है, मिल रहा हो तो आप जहां से मिल रहा है वहीं से बढ़िया मस्त से पढ़ाई करते रहिए। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप केवल हमारी ही क्लास को देखें, हमारा उद्देश्य ये है कि आपका सिलेक्शन हो। जो साथी कहीं और से पढ़ रहे हैं वो अपना वहीं से पढ़ते रहो, आप अपना जो है स्रोत ना चेंज करो बीच में आके, ठीक है। बाकी अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। टाइम अगर आपका मैनेज हो रहा है तो आप उसी अनुसार पढ़ाई करते चलिए। अब हमारा ये हो गया। उसके बाद क्या बचा? हाँ, उसके बाद अब हम देखते हैं एक और चीज़ है, एक दो चीज़ें और बची हैं, उसको पढ़ के हम आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। बाकी क्लास लंबी हो जाती है, तो हमने आपको बोला है कि आपदा प्रबंधन के लिए हम आपका एमसीक्यूज भी करवाएंगे, तो इस क्लास के बाद हम एक क्लास और ला देंगे, लास्ट क्लास के भी एमसीक्यू, इस क्लास के भी एमसीक्यू, ठीक है। उस क्लास में जो है सारे एमसीक्यूज को भी कवर कर देंगे इस क्लास के बाद, ठीक है। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, SDMC। अब आपको एक होमवर्क देते हैं, आपको आज सार्क के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करके आना है, ठीक है। सार्क के बारे में पढ़ लीजिएगा आज आप जाके। सार्क, इसके बारे में जो हमारा आपदा प्रबंधन केंद्र है सार्क का, इसके बारे में क्या याद रखना है? तो सबसे पहले यही याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पूछेगा कहाँ है ये, तो कहाँ है भैया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नई दिल्ली में है, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई? अगला क्वेश्चन ये आएगा। तो इसकी स्थापना होती है 10 अक्टूबर 2006 को। कब होती है? 2006 को। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। क्या होता है कि 13वां जो है, 13वां सार्क सम्मेलन चल रहा था। क्या चल रहा था? 13वां सार्क सम्मेलन चल रहा था। 2005 की बात है, 2005 में उसी में ये प्रस्ताव लाया जाता है, उसमें ये प्रस्ताव लाया जाता है किस चीज़ का? इसी का, कि हम जो है सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना करेंगे, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना करेंगे। और इस प्रस्ताव के तहत फिर जो है 2006 में जो है आपके नई दिल्ली में सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र का को स्थापित कर दिया जाता है। अब उसका उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य सबका जैसा है,
ठीक है, क्यों ये लाया गया? तो वही क्षेत्रीय सहयोग के लिए। सार्क क्या है? सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है। तो जो सार्क क्षेत्रीय संगठन है तो क्षेत्रीय सहयोग के लिए लाया गया। वही कौन सा सहयोग? आपदा तैयारी में और आपदा शमन में। ठीक है, ये सारी चीजें याद नहीं करनी होती हैं कि आपदा तय, ये अब आपको पता है कि आपदा से जुड़े हुए सारे संस्थान संगठन है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन आएगा भी तो आप देख के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर लोगे। जो याद करने वाली बातें हैं वो ये फैक्ट्स हैं कि नई दिल्ली में 10 अक्टूबर 2006 को स्थापित हुआ। प्रस्ताव कब आया? तो 13वें सार्क सम्मेलन 2005 के दौरान इसका प्रस्ताव लाया जाता है। बस इतनी पॉइंट इसके बारे में याद करनी है। अब आगे हमें दो चीजें जो बची हैं उनको और हम देखेंगे। पहली है कि आपदा न्यूनीकरण केंद्र, दो चीजों को देखेंगे और वो मिलती जुलती हुई चीजें हैं। एक का नाम है एशियाई आपदा न्यूनीकरण केंद्र। एक हमारा क्या है जो हमें दो चीजें भी पढ़नी है, वो है हमारा पहला जो है वो है एशियाई आपदा न्यूनीकरण केंद्र, और दूसरा है वो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र है। ध्यान रखिएगा, ये न्यूनीकरण केंद्र है और ये आपदा की तैयारी का केंद्र है। ये आपदा के न्यूनीकरण का केंद्र है और ये आपदा के तैयारी का केंद्र है। ठीक है, अब इसकी जगह आप इसके पॉइंट में ना कंफ्यूज हो जाइएगा और इसकी जगह इसके, तो दोनों को अलग अलग और साथ में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में याद रखना कि ये आपका 1988 में जापान में ह्यूगो प्रांत था। तो ह्यूगो प्रांत में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। कब? 1988 में। कहाँ होती है? तो जापान के ह्यूगो प्रांत में। ठीक है, अब इसका क्यों इसकी स्थापना की गई? फिर वही बात, तो हमने बोला कि जो भी केंद्र है उसका नाम आप पढ़िए, स्पष्ट हो जाएगा। आपदा न्यूनीकरण क्यों की गई? आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए। आपदाओं से होने वाली जो क्षति है उसको कम करने के लिए, नहीं उसका न्यूनीकरण के लिए। तो वही सिंपल सी बात है कि क्यों की गई? तो आपदाओं से होने वाली जो क्षति है उसको कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई। अब अगला है एशियाई आपदा तैयारी केंद्र। ठीक है, ये कब स्थापित हुआ? तो ये आपका स्थापित हुआ 1986 में। ये 88 में, न्यूनीकरण 88 में होता है, तैयारी 86 में होती है। पहले तैयारी की जाती है फिर न्यूनीकरण किया जाता है, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। आपदा तैयारी केंद्र और आपदा न्यूनीकरण केंद्र दोनों अलग चीजें हैं। तैयारी वाला पहले आता है, पहले तैयारी कर ली गई 1986 में। तैयारी कहाँ की गई? मतलब ये कहाँ है? तो ये आपके बैंकॉक थाईलैंड में है। कहाँ पे है? बैंकॉक थाईलैंड में है। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में है। अब इसके बारे में याद रखना कि ये स्टार्टिंग में जब ये स्थापित किया जाता है तो ये एक स्वायत्त क्षेत्रीय संगठन होता है। स्वायत्त, फोकस इस पे करना है कि क्षेत्रीय संगठन होता है। ये 1986 में जब स्थापित किया जाता है तो एज अ क्षेत्रीय संगठन इसकी स्थापना होती है। लेकिन 2005 में ये बन जाता है अंतर सरकारी संगठन। अंतर सरकारी संगठन, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर सरकारी संगठन बन जाता है। और अब क्या इसका भारत सदस्य है? तो हाँ, 2000 में जो है भारत जो है इसका सदस्य बनता है। इसके बोर्ड का क्या बनता है? सदस्य बनता है। इसके बोर्ड का सदस्य बनता है। अब क्या भारत में जो सदस्य बनता है इसके बोर्ड का, वो होता कौन है? तो जो आपका केंद्रीय गृह सचिव होता है, केंद्रीय गृह सचिव जो हमारा होगा वो इसके बोर्ड का अध्यक्ष रहेगा। और ये कब से? ये आपसे 2000 में भारत जो है पहली बार ये बनता है, इसके बोर्ड का मेंबर है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें इन दोनों के बारे में आपको याद रखनी है। एक है आपका केंद्र आपदा न्यूनीकरण के लिए और दूसरा केंद्र है आपदा के तैयारी के लिए। न्यूनीकरण जो होता है उसकी वो कहाँ है? वो आपके जापान में 1988 में स्थापना की जाती है। और जो तैयारी वाला केंद्र है वो 1986 में है। इसकी स्थापना बैंकॉक थाईलैंड में की जाती है। ठीक है, इसके बारे में क्या याद रखना है? शब्द से ही है कि आपदाओं का न्यूनीकरण, यानी कि आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना। ये किस लिए है? तो ये आपदा की तैयारी के लिए है। ठीक है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट याद रखनी है कि जब स्टार्टिंग में 1986 में स्थापना होती है कुछ क्षेत्रीय संगठन था, बाद में अंतर सरकारी संगठन बन जाता है 2005 में। सन 2000 में भारत इसके बोर्ड का क्या बनता है? सदस्य बनता है। जो केंद्रीय गृह सचिव होता है वो इसके मतलब जो भारत से इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा बोर्ड में? तो वो होगा केंद्रीय गृह सचिव। ठीक है, अब बेसिक चीजें हमारी हो गई हैं। अब देखिए इसका भी कार्य बता दे, नहीं तो आप कहेंगे कार्य नहीं बताए, क्यों है ये? तो वही आपदा तैयारी करना, छोटी छोटी वही चीजें हैं। आपदा की तैयारी करना, आपदा पूर्व। ठीक है, आपदा शमन करना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना, सामुदायिक भागीदारी का विकास करना। ठीक है, जनरल चीजें सामुदायिक, इस पे आपको नहीं फोकस करना है, कभी भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, फोकस आपको फैक्ट पे करना है, क्योंकि जनरली आपका पेपर जो है वो फैक्चुअल ही होता है। यूपी ट्रिपल इधर इन पॉइंट पे फोकस करेगा, इस पे कम फोकस करेगा। अब आगे चलते हैं, हम कुछ अन्य प्रयास हैं जिसको हम देख लेते हैं। जिसको हमें एक प्रयास है उसको हम लास्ट की क्लास में देखे भी थे। हमने बोला था कि यूएन ने जो था उसने 1989 में आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक की घोषणा की। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दशक की घोषणा की। एक सेकंड, क्यों ये इस दशक की घोषणा क्यों होती है? तो इसकी घोषणा होती है आपदा के न्यूनीकरण के लिए, आपदा के न्यूनीकरण के लिए। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जब एमसीक्यूज पढ़ा रहे थे हम, तो हमने उसमें बताया था कि ये जो है आपका ये दशक कब से कब था? तो 1990 का जो से 2000 का दशक था, उसी दशक को घोषित किया गया था कि अंतरराष्ट्रीय
आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक। ठीक है, कहीं कहीं ये आपका 1989 से 1999 भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस दशक के लिए एक रणनीति भी बनाई गई। ठीक है, ये तो दशक घोषित हो गया, अभी दशक में हम क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक रणनीति बनाई गई, जिससे वही बोला गया, जो इसको बोला गया कि आपदा न्यूनीकरण हर जगह रहेगा क्योंकि न्यूनीकरण का दशक है। दशक को आपदा न्यूनीकरण दशक बोला गया, रणनीति को आपदा न्यूनीकरण रणनीति बोली गई। इस रणनीति को लागू करने के लिए एक ऑफिस बनाया गया, एक ऑफिस भी बनाया गया यूएन के द्वारा, जिसका नाम हुआ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। देखिए राइटिंग हमारी थोड़ी सी कम अच्छी है तो मैनेज कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको दे देंगे, बाकी इतनी है कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड, अब आपको हिंदी इंग्लिश इतना तो स्पेलिंग्स आती ही होंगी। रिडक्शन रिस्क यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है यूनाइटेड नेशन यूएन DRR। डी फॉर डिजास्टर, आर फॉर रिस्क, आर फॉर रिडक्शन। ये हुई आज की क्लास समाप्त। आज की क्लास में हमने चर्चा की कि भारत की जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है संगठन कौन कौन से हैं, या भारत की कुछ इंपॉर्टेंट नीतियां और वैश्विक स्तर के जो प्रमुख प्रयास हो रहे हैं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, उसमें हमने चर्चा की। अब आप लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, बाकी एमसीक्यूज की हम बात करते हैं, एमसीक्यूज लाएंगे, घबराइएगा मत, अगली क्लास अभी हम उसी की लाएंगे। ठीक है, जो अगली क्लास होने वाली, क्योंकि लास्ट क्लास में एमसीक्यू पे डिस्कशन नहीं हुआ था, इसमें भी क्लास बहुत ज्यादा बड़ी ना हो तो एमसीक्यूज का हम डिस्कशन करवाएंगे, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तीसरी चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लिख कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, तो त्रुटियां हो जाती हैं, स्वाभाविक है, तो ऐसी कोई त्रुटि हुआ रहे तो आप बता दिया करिए। ठीक है, वैसे हम कोशिश करते हैं कि ना हो। देखिए क्या होता है कि लिखना और बोलना दोनों काम साथ करना, पीपीटी रहती है तो चीज़ें लिखी रहती हैं, हाँ थोड़ा आसानी हमें भी होती है, लेकिन जब तुरंत लिख के पढ़ाना रहता है ना, तो कभी कभी लिख कुछ रहे हैं कुछ और बोल दे रहे हैं, या फिर लिखने में कोई गलती हो जा रही है, तो उस पर मत फोकस किया करिए। फोकस होना चाहिए आपके कंटेंट के ऊपर, आपकी पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं आपसे फिर से नई क्लास में। बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट की सीरीज शुरू की है, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। ठीक है, बाकी कोई सुझाव अगर हो तो आपसे सुझाव अपेक्षित है, आपका सुझाव हम पॉजिटिव वे में उसको लेंगे। बाकी इसका पीडीएफ वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा।